नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने पिछली लगातार क्लासेज से टीचिंग मेथड्स कर रहे हैं। और आज अपने एक मेथड लिख रहे हैं जिसे अप्रोच भी बोलते हैं सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, जिसे SLT बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स आती है, इसलिए इसको अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो देखते हैं अपने सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जिसे SLT कहा जाता है, जिसको 1920 के अंदर A.S. हॉर्नबी और H.E. पामर ने विकसित किया, जिसको आगे बढ़ाया, जो दो ये एजुकेशनिस्ट थे। और इस अपने नाम से ये स्पष्ट है कि एजुकेशनल लैंग्वेज टीचिंग का मतलब, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का मतलब ऐसी सिचुएशन बनाना बच्चे के सामने जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुने बोले, और जिसे उसके पढ़ने और लिखने की जो यानी LSRW में से जो ज़्यादा सुनेगा और बोलेगा तो उससे उसकी पढ़ने और लिखने की यानी R और W है जो, उसमें अपने आप ही निपुणता आएगी उसके अंदर, उसकी दो स्किल है वो अपने आप ही सुधरेगी। इसके लिए उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्लास के अंदर पैदा करे टीचर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और इन्होंने पैटर्न्स की बात की, स्ट्रक्चर की बात की कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो लिखने और पढ़ने के लिए नहीं, सुनने और बोलने के लिए यूज की जाती। तो इसके लिए उन्होंने बोलने के लिए, सुनने के लिए ऐसे कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को दिए, जिनको सीख कर कुछ बच्चा इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस हो सके। इसी पर आधारित ये विधि है, जिसमें स्ट्रक्चर और पैटर्न पढ़ाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बना दी जाती है बच्चे के सामने। यानी ऐसी स्थिति बना दी जाती है, परिस्थिति बना दी जाती है कि अगर कोई मेले का भ्रमण है तो क्लास के अंदर ही ऐसी स्थिति बना दी जाएगी। टूर करना है तो क्लास के अंदर ही बच्चों के अंदर रोल प्ले करवाए जाएंगे, उनके साथ ड्रिल करवाई जाएगी, बोलने और सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो इसी पर आधारित सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जिसे SLT, इसी को अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी को SOS अप्रोच भी बोलते हैं। SOS की फुल फॉर्म है S की स्ट्रक्चरल, O की ओरल और S की सिचुएशनल, क्योंकि इसके अंदर सिचुएशन बनाई जाती है। और स्ट्रक्चर अपने पता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार अलग अलग स्ट्रक्चर दे दी जाती है। बच्चे के सामने एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या स्ट्रक्चर दे दी जाएगी कि इसी पर आज से उससे पूछा जाएगा कि ही इज़ ए बॉय, इसी पर आधारित ही इज़ ए बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट, इसी पर आधारित स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाकर पढ़ने, ड्रिल करने, याद करने, सीखने। तो स्ट्रक्चरल, ओरल, सिचुएशनल अप्रोच। ओरल क्योंकि बच्चा सीख रहा है, और सिचुएशन क्योंकि उसके सामने सिचुएशन बना दी जाती है, तो इसे ही स्ट्रक्चरल, ओरल, सिचुएशनल अप्रोच बोलते हैं। और इसी का शॉर्ट फॉर्म है SOS अप्रोच। इसे ओरल अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि ओरल वो बोल कर सुनकर इस सिचुएशन को ग्रहण करते हैं। इसी तरह ओरल अप्रोच, इसे ही रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। इसे ही न्यू अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बार न्यू यही थी। और नेचुरल अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर LS, सबसे पहले L लिसन और स्पीकिंग पर ही जोर दिया जाता है, वो ही आगे जाकर R और W का आधार बनती है। इस प्रकार LSRW पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब अपने देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो फर्स्ट है, लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न थ्रू ए साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेज एंड वोकेबलरी। यानी सेंटेंस और वोकेबलरी के स्ट्रक्चर और पैटर्न दे दिए जाते हैं, उनको उनका चयन होता है, ग्रेडिंग होती है और सिलेक्शन होता है, वो साइंटिफिक वे के अंदर होता है। यानी अच्छे तरीके से चुनकर ऐसे सिलेक्शन या ग्रेडेशन किए जाते हैं स्ट्रक्चर और पैटर्न की, जो बच्चे को आगे लाइफ में काम है। तो उन्हीं का स्ट्रक्चर और पैटर्न का सिलेक्शन और ग्रेडिंग की जाती है। सेकेंड है द फोकस ऑन स्पीच, यानी सबसे ज़्यादा स्पीच पर ही ध्यान दिया जाता है। R और W पर बाद में वो अपने आप ही L और S सीखने पर बच्चा अपने आप ही R और W करने लग जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दिया जाता है? स्पीच पर। लैंग्वेज इज स्पीच नोट राइटिंग, ये इनका सबसे ज़्यादा मानना था कि लैंग्वेज है जो स्पीच है, ना कि लिखने और पढ़ने वाली कोई चीज़। तो इसी प्रकार ये स्पीच पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। थर्ड है हैबिट फॉर्मेशन, बच्चे को सेंटेंस के स्ट्रक्चर, वोकेब के स्ट्रक्चर, एक जैसी वोकेब, लेक्सिकल हो चाहे सिमेंटिक वे की जो वोकेब हो, सेंटेंसेज हो, उनको रटवा दिए जाते हैं। यानी हैबिट बना दी जाती है बच्चे को, ऐसे ऐसे सेंटेंस बुलवा के, रिपीट करवा के, रिपीटिशन और सब्सटीट्यूशन करवा के, यानी सब्सटीट्यूशन टेबल का यूज करवाया जाता है। क्वेश्चन एंड ड्रिल करवाई जाती है, यानी क्वेश्चन
करवाए जाते हैं बच्चे से। क्वेश्चन आंसर के अंदर टीचर क्वेश्चन बोलता है, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, टीचर बोलेगा तो उसका बच्चा जवाब देगा। तो उस क्वेश्चन और आंसर के द्वारा ड्रिल करवाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, रिपीट करवाया जाता है, बार बार अभ्यास करवाया जाता है, जिससे बच्चा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है वो रट लेता है, याद कर लेता है, जिनके अनुसार वो जो टारगेट लैंग्वेज होती है उनको बोलना और सुनना भी समझ कर सुनने भी लग जाता है। फोर्थ नंबर, स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंटेड ओरली। स्ट्रक्चर है जो ओरली प्रेजेंटेड किए जाते हैं, यानी लिख कर या बोर्ड पर लिख के नहीं दिए जाएंगे उनको, सिर्फ मौखिक रूप से टीचर बोलेगा और मौखिक रूप से स्टूडेंट्स जवाब देंगे। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस देम, टीचर ने बोल दिया और स्टूडेंट उन पर प्रैक्टिस करता जाएगा, यानी बार बार दोहराता जाएगा, उनको लर्न करता जाएगा। अगर उनमें एरर हो जाती है, एरर करेक्ट इमीडिएटली। अगर एरर हो जाती है बच्चे के द्वारा, कोई वो केब के अंदर कोई सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई जो सेंटेंस बोला है उसको जो याद करने के लिए दिया है, अगर उसमें कोई बोलने में प्रोनाउंसिएशन में एरर हो जाती है तो उसको हाथों हाथ ही करेक्ट कर दिया जाता है। 6th नंबर, मदर टंग इज नॉट यूज। मदर टंग भी इसके अंदर यूज नहीं होती, ओनली टीएल यूज, यानी टारगेट लैंग्वेज ही जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। मदर टंग इसमें भी बैन होती है। और जो सिचुएशन बनाई जाती है, नोट रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कोई टूर या कोई मेले का कोई बाजार का भ्रमण करवाना है तो ये क्लास के अंदर ही वो सिचुएशन क्लासरूम के अंदर ही रोल प्ले करवाया जाएगा, ना कि रियल में उसको बाजार में लेकर जाएगा सिर्फ वहाँ। तो टीचर क्रिएट सिचुएशन टू टीच स्ट्रक्चर। अगर वो स्ट्रक्चर दे दी बच्चे को कि आज अपने एक मेले में भ्रमण करना है तो दुकानदार से कैसे बात करेंगे, उसको इंग्लिश में सीखना है, तो वो टीचर वो सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी स्थिति क्रिएट करता है और उसी के आधारित वो स्ट्रक्चर होते हैं वो पढ़ाता है कि दुकान वाले से क्या मांगना है, कोई चीज़ खरीदनी है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। वो स्ट्रक्चर 4-5 सेंटेंस लर्न करवाई जाते हैं, उन्हीं पर ड्रिल करवाई जाती है। ड्रिल का मतलब अभ्यास करवाए जाते हैं, रिपीटिशन करवाया जाता है बार बार। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट सेंटर होती है, क्योंकि स्टूडेंट भी इसके अंदर एक्टिव होता है। 9th नंबर वोकेबलरी कंट्रोल। वोकेब होती है जो हद से ज़्यादा, जिस प्रकार डायरेक्ट या जीटी में करवाई जाती थी, जीटी के अंदर जितनी याद करवाई जाती थी उस तरह नहीं करवाई जाती। वोके वो याद करवाई जाती है, बताई जाती है, या स्ट्रक्चर वो याद करवाए जाते हैं जो बच्चे को आज जैसे सिचुएशन बनाई है मेले के बारे में तो उतनी 4-5 वोके वो ही पढ़ाई जाएगी। तो वोके पर भी कंट्रोल रखा जाता है, ज़्यादा हद से ज़्यादा जीटी की तरह नहीं रटवाना। तो इसी तरह 10 नंबर ग्रामर भी कंट्रोल होती है इसके अंदर। ग्रामर के स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि नाउन पढ़ाने लग जाओ उसके बाद सारा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताने लग जाओ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर अपने आप ही बच्चा जैसे जैसे यूज करता जाता है तो वो अपने आप ही समझने लग जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट, इस प्रकार। तो ग्रामर भी इसमें कंट्रोल होती है, वोकेबलरी भी कंट्रोल्ड होती है। 11 पैटर्न ऑफ सेंटेंस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि नाम इसका स्ट्रक्चरल मेथड होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, तो स्ट्रक्चर या पैटर्न ही पढ़ाई जाते हैं सेंटेंसेज के। और वो भी जो वेस्ट नाम के एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने बताए हैं 275 सेंटेंस पैटर्न होते हैं, यानी ऐसे करते करते बच्चा 275 सेंटेंस स्ट्रक्चर याद कर लेता है क्लास के अंदर, जिससे वो डे टू डे लाइफ की जो इंग्लिश होती है वो बोलना सीख जाता है। यानी 275 लगभग अपने डेली रूटीन में जो सेंटेंस यूज करते हैं वो 275 ही होते हैं, चाहे अपने मदर टंग में करें चाहे कौन से हो, हालांकि एक दिन में अपना इतने कर भी नहीं सकते। तो इस प्रकार 275 सेंटेंस पैटर्न इस क्लास के लिए ये तैयार किए गए थे और वोकेब थी लगभग 2000 वर्ड्स को इनके अकॉर्डिंग तैयार किया गया था। 12 नंबर स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। यहाँ स्ट्रक्चर और वोकेबलरी है वो प्रैक्टिस के लिए सिलेक्ट की जाती थी, स्ट्रक्चर्स और वोकेब को। 13 स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल अप्रोच केवल और केवल स्ट्रेस किस पे देती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, यानी इसकी यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, ना कि अलग अलग एक एक वर्ड। इस प्रकार 14th है टीचर डज नॉट एक्सप्लेन रूल्स ऑन ब्लैक बोर्ड टू टीच स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को टीचर पढ़ाता है
तो वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेगा ब्लैक बोर्ड पर कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, उसको सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है, पढ़ना है, एक दूसरे से कन्वर्जेशन करवानी। तो इट इज़ ए मल्टी स्किल अप्रोच। मल्टी स्किल अपने को पता है 4 होती है, LSRW। तो चारों का विकास साथ साथ होता रहता है, क्योंकि वो लिसन तो कर ही रहा है, टीचर बोलता है, स्पीक खुद टीचर के जवाब दे रहा है, और रीड टीचर बताता है तो वो रीड और राइट भी साथ साथ करता रहता है। इस प्रकार ये मल्टी स्किल अप्रोच भी हो गई। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स या वोके वर्ड्स पैटर्न जो होते हैं, पैटर्न ऑफ सेंटेंस होते हैं, वो कैसे सेलेक्ट करें, कौन से 275 कौन से स्ट्रक्चर पढ़ाए, उसके लिए इस मेथड में बेसिक प्रिंसिपल्स होता है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसी ग्रामर की टेक्निक, ऐसी फ्रेजेज, ऐसे सेंटेंस, ऐसे पैटर्न, ऐसे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने हैं जो इन प्रिंसिपल्स पर खरे उतरे। यानी सिलेक्शन और ग्रेडेशन, दो प्रिंसिपल पर ये मेथड होती है, अप्रोच होती है, जो आधारित होती है। यानी इसका सिलेक्शन वर्ड्स या सेंटेंस या स्ट्रक्चर या पैटर्न का करते हैं, वो सिलेक्शन इन प्रिंसिपल्स पर आधारित हो। और दूसरा प्रिंसिपल है ग्रेडेशन, यानी सिलेक्शन और ग्रेडेशन दो प्रिंसिपल के आधार पर इसके स्ट्रक्चर और पैटर्न्स को चुना जाता है। तो सिलेक्शन में सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का सिलेक्शन, वोकेबलरी का, ग्रामर का, यानी ग्रामर की कुछ जो टाइप होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों का सिलेक्ट करना है, वो टीचर पर डिपेंड करता है कि अपने को आज क्या पढ़ाना है और कौन सी चीज़ें पढ़ाने से ज़्यादा बच्चा स्पीक कर पाएगा। तो इस प्रकार फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के अंदर ये बेसिक प्रिंसिपल है सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। उसके अंदर ये उसके पार्ट है फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज, टीचेबिलिटी, यूजफुल, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, अवेलेबिलिटी। ये बड़े फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐसे वर्ड्स या ऐसे पैटर्न यूज किए जाते हैं जो फ्रीक्वेंट हो, यानी बार बार यूज आते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट किया जाता है टीचर के द्वारा। रेंज के द्वारा, रेंज के अंदर वो पैटर्न या स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा जिनकी रेंज ज़्यादा हो। रेंज का मतलब यानी एक वर्ड कोई ले लिया, वो कितने कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के अंदर यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रेंज। जैसे गिव हो गया, ये वर्ड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो इन्हें रेंज बोलते हैं। और कवरेज के अंदर यानी जैसे एनिमल वर्ड ले लिया, तो एनिमल से अपने एक ही वर्ड के अंदर बहुत सारे वर्ड बता सकते हैं, उसको ड्रिल करवा सकते हैं। जैसे एक एनिमल वर्ड ले लिया, एनिमल के अंदर कौन सा एनिमल, काऊ, कैमल, ये इस प्रकार बहुत सारे वर्ड्स को ये कवर कर लेता है एक ही एनिमल वर्ड। तो टीचेबिलिटी जो टीचर को पढ़ाने में भी सहूलियत हो वो वाले, और यूजफुल जो सबसे ज़्यादा यूज हो, प्रोडक्टिविटी जिनसे अलग अलग वर्ड्स जैसे कवर किया एनिमल वाला वर्ड, तो वो वर्ड एक वर्ड अनेक वर्ड्स को प्रोडक्ट कर रहा है, और सिंप्लिसिटी जो पढ़ने में बच्चे को सरल लगे। तो इस प्रकार ये फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज, टीचेबिलिटी, यूजफुल, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी के अनुसार वर्ड्स या स्ट्रक्चर या पैटर्न या वोकेबलरी या ग्रामर के पैटर्न्स को सिलेक्ट करना होता है टीचर को। इसी तरह ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को सिंपल बना के एकदम बच्चे को सरल तरीके से ऑर्डर में लगाकर, यानी पहले सरल पढ़ाओ उसके बाद कठिन की ओर लेकर जाते हैं। तो ये इसमें ग्रेडेशन का मतलब होता है ऑर्डर में लगाना। और इसके अंदर भी दो प्रिंसिपल होते हैं, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग। और ग्रुपिंग के अंदर आगे 4 और इसके सब पार्ट होते हैं, वो अपने आगे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन बता देते हैं कि ग्रुपिंग भी 4 प्रकार की, जैसे एक समान बोले जाने वाले वर्ड्स हैं या स्ट्रक्चर हैं, उनको एक जगह ग्रुप बना लेते हैं। एक समान अर्थ रखते हैं, उनको एक टॉपिक के अंदर एक ही क्लास के अंदर पढ़ाना है, इस प्रकार ग्रुप बना लेना है। और सीक्वेंस का मतलब उनको क्रम से पढ़ाते जाना है। इस प्रकार ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो दो होते हैं इसके अंदर, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इनके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जिसमें पैटर्न्स को या स्ट्रक्चर या वोकेबलरी को पढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं अपने टीचर का रोल। टीचर क्या होता है इसके अंदर, डायरेक्टर का होता है, फैसिलिटेटर का होता है, मॉडल का होता है। यानी ये टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, बच्चा उनको देख देख कर अनुसरण करके पढ़ता रहता है। सिर्फ अगर बच्चा जहाँ कहीं अटका उसको इमीडिएटली उस एरर को करेक्ट कर दिया, बस इतना ही काम टीचर का। उसको जो कोई मैटर ला कर देना होता है, कोई स्ट्रक्चर याद करवाना है, तो वो ला कर देने का काम सिर्फ टीचर का है, और कुछ नहीं करना। तो मॉडल का या फैसिलिटेटर का या डायरेक्टर का काम टीचर क्लास के अंदर करता है।
इस प्रकार ये स्टूडेंट सेंटर होगी। स्टूडेंट रोल, स्टूडेंट एक्टिव होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट का ही सब कुछ है, टीचर तो बस बैठा रहता है, अगर कहीं कोई गलती करता है तो उसको बता देता है, बस इतना ही काम। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट सेंटर होगी, स्टूडेंट का रोल एक्टिव है इसके अंदर। और जिस मेथड के अंदर स्टूडेंट एक्टिव हो तो वो साइकोलॉजिकल अप्रोच अपने आप ही है, क्योंकि LSRW को भी फॉलो करती है। और इसके अलावा ये इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, क्योंकि पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है उस पर ये आधारित है। तो इस प्रकार ये साइकोलॉजिकल भी होगी। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी पर कैसे है पावलोव की, जिस प्रकार कुत्ते को वो बार बार घंटी बजाने से लार आ रही थी, बार बार किया जा रहा था उसके ऊपर काम, इसी प्रकार बच्चा भी वो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बार बार ड्रिल करता है, बार बार अभ्यास करता है। इसी कारण इस जो थ्योरी है इस पर आधारित होगी। पावलोव की पूछ लिया जाता है कि पावलोव की थ्योरी पर कौन सी विधि आधारित है, कौन सी मेथड आधारित है, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है। और ये साइकोलॉजिकल होगी क्योंकि पावलोव की थ्योरी पर आधारित है। और दूसरी ये LSRW को भी फॉलो करती है और स्टूडेंट सेंटर भी है। अब अपने इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। तो मेरिट्स तो अपने पीछे जो करेक्टरिस्टिक पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग अपने निर्धारित वैसे ही कर सकते हैं कि टीचर्स सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इसमें मेरिट तो बहुत सारे होंगे। तो मेरिट्स अपने देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो दबाव स्ट्रेस दिया जाता है वो स्पीच पर दिया जाता है, L और S पर ज़्यादा दिया जाता है, R और W को थोड़ा सा इग्नोर ही कर दिया जाता है, लेकिन उस पर भी ध्यान तो दिया जाता है। इन दिस अप्रोच स्पीच बिकम्स द बेसिक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, और ये माना जाता है कि स्पीच जो आगे की रीडिंग R और W है उनका बेसिक बनना है, उसी के आधार पर रीडिंग और राइटिंग होनी है। स्पीच पहले बच्चे को आना ही चाहिए, तो ये स्पीच को आधार मानकर रीडिंग और राइटिंग का चलते हैं। सेकेंड है फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट इज स्ट्रेस, लैंग्वेज को हैबिट बना दिया जाता है, आदत बना दिया जाता है, और इसी पर स्ट्रेस यानी दबाव दिया जाता है हैबिट बनाने पर, कि बच्चे को स्ट्रेस वो स्ट्रक्चर रटाते जाओ और वो यूज करने में फिर उनकी आदत बन जाएगी, तो वो स्ट्रक्चर है यूज करने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार हैबिट फॉर्मेशन ही क्या है, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है, तो उसी पर आधारित है, इस कारण ये हैबिट फॉर्मेशन तो इसमें होगी। थर्ड है लैंग्वेज मटेरियल्स केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, आपने देख लिया सिलेक्शन और ग्रेडेशन जो प्रिंसिपल है उनको सबसे ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है, तो मटेरियल भी उनके अकॉर्डिंग यानी सिलेक्ट और ग्रेड किया जाता है। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, ये सबसे बड़ी बात है कि मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर बच्चे के सामने सिचुएशन बना दी जाती है और उसी सिचुएशन पर वो बच्चे को सारे के सारे स्ट्रक्चर अप्लाई कर करके देखने होते हैं, तो ये मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। फिफ्थ है इसके अंदर ग्रामर पढ़ाई जाती है, वो फंक्शनल होती है, यानी जो अपने किताबों में पढ़ते हैं वो ग्रामर नहीं होती, सिर्फ अपने को सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि हाँ ये सेंटेंस है जो करेक्ट है, ये रॉन्ग है तो टीचर वहीं रोक कर उसको करेक्ट करवा देता है। तो फंक्शनल ग्रामर यानी ये एवरीडे इंग्लिश में जो यूज होती है वो इंग्लिश ग्रामर करवाई जाती है, तो इट प्रॉम्प्ट्स एवरीडे इंग्लिश। सिक्स्थ है इट डेवलप्स मास्टरी एंड कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, और इस प्रकार बच्चा इंग्लिश का यूज करने लग जाता है, बच्चे से बच्चे में, टीचर से टीचर और टीचर से स्टूडेंट, इस प्रकार वाइस वर्सा करने लग जाते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो मास्टरी हो जाती है बच्चों के अंदर सेकेंड लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर जो मैगजीम होते हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यूज किए जाते हैं, जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल मेथड है। और इसके अंदर यूनिट ऑफ टीचिंग होती है, वो स्ट्रक्चर और पैटर्न होते हैं, उन्हीं को रटवाया जाता है, क्योंकि वो अपने देखे भी थे 275 स्ट्रक्चर या पैटर्न इसके अंदर रटवाए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा बोलना सीखता है और उन्हीं को बोलता है, उन्हीं को दोहराता है बार बार। इस प्रकार ये मेरिट्स थे। अब अपने देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स है इस मेथड के सबसे वो देखते हैं कि सूटेबल टीचर्स, ये सबसे बड़ी अपने इंडिया में तो लगती है, हर मेथड की ये कमजोरी है। सूटेबल टीचर्स फॉर दिस अप्रोच आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो बाज़ार के अंदर जाकर कैसे बोलते हैं, या एक मूवी देखने गए तो कैसे बोलेंगे, या घर पे कैसे कौन से स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो ये तो अपने टीचर्स को भी नहीं आते, तो वो बताओ क्लास में क्या बताएगा बच्चों। और एम्फेसिस ऑन ड्रिल वर्क के ऊपर, यानी अभ्यास बच्चे को इतने करवाए जाते हैं, इतना करवाया जाता है इस कारण, और रिपीटिशन भी करवाई जाती है, यानी बार बार अभ्यास करवाया जाता है, तो इस प्रकार क्लास क्या हो जाती है, डल नीरस हो जाती है
एंड मैकेनिकल बन जाती है, यानी क्लास डल एंड मैकेनिकल हो जाती है। और ये पिछली बार 3rd ग्रेड के अंदर भी और 2nd ग्रेड में भी पूछा था डीमेरिट्स के अंदर। और 3rd कारण है ओवर क्राउडेड क्लासेज नॉट यूजफुल, क्योंकि ओवर क्राउडेड क्लासेज है जिनके अंदर 275 स्ट्रक्चर पढ़वाने हैं तो एक एक बच्चे को पढ़ाएगा, तो इस प्रकार कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर कोर्स को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही पढ़ाने पड़ेंगे फिर, और वो भी एक एक करके। अपने यहाँ एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं। 5th है नोट फिट फॉर प्रोज पोइट्री ग्रामर, इनको पढ़ाने के लिए तो ये विधि कामयाब है नहीं, क्योंकि प्रोज कैसे पढ़ाओगे, फिर स्ट्रक्चर रटाते रहोगे, पोइट्री कैसे पढ़ा पाओगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो आने नहीं है पोइट्री प्रोज और ग्रामर के अंदर, तो इस प्रकार ये वहाँ भी फिट नहीं। टू मच मटेरियल एड्स, यहाँ पढ़ाना है बच्चे को, सिचुएशन बनानी है तो वहाँ मटेरियल यानी एड है वो बहुत सारा चाहिए। सुटेबल फॉर जूनियर क्लासेज, यहाँ छोटे बच्चों के लिए ये उपयुक्त होती है, नोट फॉर हायर क्लासेज, 9th 12th या ऊपर की क्लासेज में पढ़ाना है तो वहाँ ये सुटेबल नहीं है। रीडिंग एंड राइटिंग नेग्लेक्ट, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर एल और एस पर ही ज़्यादातर, क्योंकि स्पीच को इन्होंने क्या माना है, यूनिट माना है, स्पीच क्या है, भाषा है, तो इस प्रकार रीडिंग और राइटिंग को ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इस कारण भी ये डीमेरिट्स हो गया। तो ये सारे के सारे डीमेरिट्स हो चाहे मेरिट्स हो चाहे करेक्टरिस्टिक हो और बेसिक प्रिंसिपल अपने देखे, इसके अलावा इसके नेम्स भी देखे, वो सारे के सारे पिछली क्लासेज के अंदर या अपने जो एग्ज़ाम्स में चाहे आरपीसी हो चाहे सीटेट का हो चाहे 3rd ग्रेड का हो, उनमें लगभग वो पॉइंट्स है वो पूछे गए और वो मैं इनके अंदर राइट करके लाता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आपको अच्छी लगी हो, आपको फ़ायदा मिल रहा हो, आप टेस्ट देकर भी देखते होंगे क्लासेज के अंदर, तो उससे फ़ायदा हो रहा हो तो बताएं ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।